जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। श्री विधि द्वारा धान की खेती करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बरसात के दिनों में मवेशियों को रहता है कृमि होने का खतरा। हील पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि श्री विधि द्वारा धान की खेती करने से लगभग धान की दोगुनी उपज प्राप्त हो पाती है। राज्य के जो किसान श्री विधि द्वारा धान की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कृषि निदेशालय झारखंड की एक योजना के तहत श्री विधि द्वारा धान की खेती करने पर 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। श्री विधि द्वारा खेती करके अनाजों का उत्पादन दोगुनी से भी ज्यादा पाई जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि निदेशालय झारखंड एक योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को धान की श्री विधि से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत श्री विधि से धान की खेती करने वाले किसानों को 1000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में फसलों के साथ साथ अपने पाले गए मवेशियों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बरसात के दिनों में मवेशियों में परजीवी की समस्या होने की संभावना होती है। खासकर अंतः परजीवी जैसे कृमि इत्यादि पशुओं में इस परजीवी का पता कैसे चले और किस प्रकार नियंत्रण करें, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। पशुओं में अभी बरसात के समय में परजीवी रोग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, तो पशुओं में होने वाली अंतः परजीवी से बचने के लिए कृमिनाशक दवा जांच करके, गोबर जांच करके इसके अपने पशुओं में कृमिनाशक दवा जरूर खिलावें। आने वाले खरीफ में राज्य के किसान अपने टांड खेतों में दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अरहर, उड़द और मूंग लगा सकते हैं। यदि आप अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर कृषि उपज के लिए बहार, बिरसा अरहर 1, मारुति, आशा और नरेन अरहर प्रभेदों का चयन करें। ये किस्में हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित हैं। आप जब भी अरहर की खेती करें तो अनुशंसित किस्मों का चुनाव करें, जिसमें बहार जो कि लंबा अवधि की वैरायटी है, दूसरा बिरसा अरहर 1, इसमें उकटा रोग और स्टेरिटी का के विरुद्ध रेजिस्टेंट है, तीसरा मारुति, चौथा आशा और पांचवा नरेंद्र अरहर 1 का चुनाव करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। आज की बेहतर तकनीक उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने तरबूज की फसल लगा रखी है। तरबूज में कभी कभी पत्ता सूखने, लाल कीट लगने और सड़न की समस्या हो जाती है। ये समस्याएं किन वजहों से होती हैं और क्या है इसका निदान, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। तरबूज की खेती किसान भाई बहुत ही अच्छी किए हुए हैं। हमने कई जगह देखा है और अपने यहाँ भी लगवाया है, तो देखे कि उसमें थोड़ा पानी कम होने लगा तो उसमें जो है सड़न होने लगा और उसका पत्ता जो है सूखने लगा और उस पर लाल लाल कीड़े आ गए। तो उसके लिए हमने अभी तुरंत उस पर जो है मेलाथियान का स्प्रे करवाया 12 लीटर पानी में डाल के, और फिर दूसरा स्प्रे 1 सप्ताह के बाद उसमें हार्मोन्स डलवाया मेराकुलान डाल के, और फिर उसमें 1 ml जो है मेलाथियान डाल के स्प्रे करवा दिया। तो उसमें जो है कोई भी फल नहीं मर रहा है। और उस पर देने के बाद तुरंत पानी दे दीजिए, और पानी देने के बाद जो फल लगता है उसको थोड़ा हाथ से उलट पलट दें। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय में और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हिल पर बीजों की बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग मिला। इसके बाद गांव जाके हमने श्री विधि से फसल उगाए। इसमें काफ़ी फायदा हुआ और साथ साथ मवेशियों को भी पालें। उससे गोबर प्राप्त होती है जो रासायनिक खाद से बचत मिलता है। उसमें ज़मीन का भी कोई हानिकारक नहीं पहुंचाती है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज पूर्व के सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि हो सकती है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के मूल्यों में तेजी बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपये से लेकर अधिकतम 2600 रुपये। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपये से लेकर अधिकतम 4400 रुपये। गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपये से लेकर अधिकतम 1800 रुपये। दाल अरहर न्यूनतम 6400 रुपये से लेकर अधिकतम 7800 रुपये। दाल मसूर न्यूनतम 5200 रुपये से लेकर अधिकतम 6100 रुपये। दाल चना न्यूनतम 3700 रुपये से लेकर अधिकतम 5200 रुपये। चीनी न्यूनतम 3450 रुपये से लेकर अधिकतम 3600 रुपये। आलू न्यूनतम 600 रुपये से लेकर अधिकतम 900 रुपये और प्याज न्यूनतम 1500 रुपये से लेकर अधिकतम 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले अंक में अगले दिन फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हालचाल, साथ में कृषि की नई तकनीक और उपकरण की भी जानकारियां आपको मिली। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक विराम का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम फिर से स्वागत करते हैं। हम आ गए पाठक बाबा। अरे जोहार जोहार जोहार, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छा है। हाँ, तो आज कौन सी जानकारियाँ चाहिए? पाठक बाबा, आज हम उन ग्रामीण भाइयों के लिए एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जो सुकर पालन करना चाहते हैं। हाँ। तो वो सुकर पालन करने के लिए किन चीज़ों की सावधानियां बरतें और उसकी देखभाल कैसे करें, इस विषय में अगर जानकारी मिलती तो। हाँ, जो सुकर पालन करना चाहते हैं उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और सुकर की किस तरह से देखभाल करना चाहिए, इसकी जानकारियां तुम्हें चाहिए। तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी से, और जिनसे बातचीत करें हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार वाढेर। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें तो पशुपालन में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है।
झारखंड के परिवेश को देखते हुए यहाँ के किसान मुर्गी, बत्तख, गाय और सूकर पालन बड़े पैमाने में करते हैं। अगर ठीक ढंग से पालन ना किया जाए तो आर्थिक क्षति भी किसानों को होती है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण लेकर पशुपालन करना लाभदायक होता है। झारखंड में अधिकांश लोग सूकरों का पालन करते हैं और इस व्यवसाय को अपनाकर अपना भरण पोषण करते हैं। सूकर पालन को झारखंड में धर्म के स्वरूप लोग मानते हैं, क्योंकि इनके देखभाल में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, इसलिए यह व्यवसाय सस्ता और उत्तम है। मांस उत्पादन के लिए सूकर पालन किया जाता है, क्योंकि 3 केजी आहार खाने के बाद 1 केजी लगभग इनके शरीर में मांस बढ़ जाता है। T&D नस्ल के सूकरों का वजन 80 से 90 केजी तक होता है, इसलिए पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि सूकरों के T&D नस्ल का चुनाव कर पालन करने से लाभ प्राप्त होगा। झारखंड जो हमारा एक प्रदेश है, इसमें सूकर पालन का अपना एक विशेष महत्व रखता है। पशु तो और भी हैं, लेकिन सूकर पालन का यहाँ अपना इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ के किसान जो हैं इसको अपना एक रिलीजन, अपना एक धर्म की तरह उसको पालते हैं, पोसते हैं और उनके साथ रहते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। सूकर पालन जो है, सूकर जो है और सब पशुओं की अपेक्षा इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें गंदे और बेकार आहार पदार्थ को खाकर एक यूज़फुल उपयोगी मांस में बदलने की अच्छी क्षमता रहती है। ड्रेसिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां 5 केजी खा के 1 केजी मांस बनाते हैं, वहीं हमारी ये सुगर है जो 3 केजी खा के 1 किलो मांस बनाते हैं। वातावरण के अनुसार यहाँ पर हमारे बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन इन जैसे कि हैम्पशायर, लैंडरेस, लार्ज वाइट यॉर्कशायर, टैमवर्थ, लेकिन इन सभी में यहाँ के झारखंड के अनुसार हमारा एक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न किया गया एक प्रजाति है जिसका नाम है T&D, जो कि टैमवर्थ और देशी का क्रॉस है। ये इसका हम लोग सूकर यहाँ पाल सकते हैं। इनका जो वज़न होता है लगभग वो आपका 1 साल में 80 से 90 केजी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है किसान, उसको अपने उस वातावरण में ये आहार खिला के ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो आवास का महत्वपूर्ण स्थान आता है। सूकरों के रहने के लिए मिश्रित बाड़े का निर्माण करना चाहिए। बाहर में खुला क्षेत्र हो। 2:3 के आकार का बाड़े में सूकरों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। पशु चिकित्सकों की सलाह पर बाड़े का निर्माण करवाना चाहिए। सबसे पहला जो इनका आवास जो होना चाहिए वो मिश्रित बाड़ा जरूर होना चाहिए, ताकि कुछ टहलने के लिए बाहर और ओपन स्पेस जो खुले क्षेत्र होना चाहिए। और इनका जो अनुपात है, रेशियो है 2:3 का है। एक अगर हम लोग नर सूकर की बात करें तो उसमें जो उसका अंदर का आवास होना चाहिए लगभग 2 बाई 2 मीटर से लेके 2 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर लंबाई तक होना चाहिए। इसमें आप एक नर सूकर को वयस्क को रख सकते हैं। मादा के लिए आप 3 बाई 5 का एक रख सकते हैं। सूकरों की वृद्धि उनके आहार पर निर्भर करती है। चूँकि इनके आहार में घर के बचे जूठे खाने और अपशिष्ट पदार्थों से काम चल जाता है, लेकिन इन्हें मिनरल मिक्सचर जैसे जौ, बाजरा और मकई के दानों का मिश्रण कर इनके आहार में शामिल करना फायदेमंद रहता है। जहाँ तक खिलाने की बात है तो अगर इसको हम लोग अपना जो संतुलित आहार बना के जौ, बाजरा, मकई और गेहूं का भूसा मिला के खिला सकते हैं, लेकिन इसमें है कि ये खर्च ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसमें हम लोग इसको जो हमारा जो दूसरे सोर्स हैं, जैसे कि होटल के वेस्टेज हो गया, गार्बेज हो गए, उसको व्यवस्था करके, या जो हमारे बाज़ार में जो बेकार जो सब्जी पड़ जाते हैं उनको हम लोग खिला के इसको पाल सकते हैं, ताकि जो खाने पर खर्च होने वाली उसको हम लोग रोक के इसको अधिक मुनाफादायक बना सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ ध्यान देना है। जैसे अभी गर्मी का मौसम पड़ने वाली है, तो गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए इसको एक हौद बना देना चाहिए। हौद में पानी डाल के इसको उसमें थोड़ा क्रूड ऑयल जैसे कि टारपिन का तेल या नीम का तेल डाल के, ताकि इसका चर्म रोग के साथ साथ अपना जो इनकी जो शारीरिक बनावट में श्वेत ग्रंथि, पसीना निकलने वाली ग्रंथि की जो कमी होती है, जैसे पसीना कम निकलता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उससे वो अपने बचाव कर सकते हैं और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। सूकर पालन में अक्सर बच्चों में मृत्यु दर ज़्यादा होती है, जो कि माता सूकरी के शरीर से दबकर होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए पशुपालकों को विशेष प्रकार का आवास, जिसे गार्ड रेंज कहते हैं,
उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सुअर में जो बचपन में ये अपनी माँ से दब के मरने की संभावना काफ़ी रहती है, तो इससे बचने के लिए सुअर पालकों को चाहिए कि वो अपने आवास में एक गार्ड रेल, जिसको हम लोग बोलते हैं, लोहे की पट्टी ज़मीन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और दीवार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तरफ हम लोग लगा देते हैं, ताकि जब माँ ओट करके बैठती है तो उससे बच्चे को दबने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और बच्चे दब के मरने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा आमतौर पर सुकरों में स्वाइन फीवर, खुरपका, गला घोटू, लंगड़िया तथा सिफिलिस जैसी बीमारियां लगती हैं। अतः समय समय पर इन रोगों से बचाव के लिए सुकरों को टीका तथा पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। सुकरों के बच्चों को 1 से 3 दिन के अंदर 1 ml एन्फेरॉन का पहला तथा 7 दिन के अंदर दूसरा इंजेक्शन दिलाना जरूरी है, जिससे उनमें खून की कमी नहीं होती है। इसके अलावा सुकरियों को गर्भधारण के लिए खास तरीके से इंतजाम भी जरूरी है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर सुकर पालक इस व्यवसाय से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सुअर में जो होते हैं रोग मुख्यतः 3-4 तरह की बीमारी काफ़ी लगती है। उसमें सबसे प्रमुख है स्वाइन फीवर, सुकर ज्वर। ये इनसे बचने का है कि आप सुकरों में जो 6 महीने से ऊपर हैं 1 ml का टीका उसके चमड़े में लगाएं। ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें पशु चलना फिरना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, शरीर का तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है, चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है, बदन पर उसके छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ लक्षण हैं और सुस्तपन आ जाता है और ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है और इसमें सुकर काफ़ी मरते हैं। तो इससे बचने के लिए स्वाइन फीवर का टीका ज़रूर लगा लेना चाहिए सुकर पालकों को। दूसरी चीज़ है कि इसमें खुरपका का भी बीमारी काफ़ी लगता है, तो उससे बचने के लिए भी आप सितंबर और अक्टूबर और 1 मार्च में साल में 2 बार इसका टीका ज़रूर लगवा लेना चाहिए। उसी प्रकार गला घोटू और लंगड़िया के टीका भी लगते हैं, जो कि अभी सीजन है, इसको मई में ज़रूर से टीका लगा लेना चाहिए ताकि पशुओं में लंगड़िया और गला घोटू नहीं हो। इसमें इसके अलावा एरिसिप्लस भी एक बीमारी होती है, शरीर में चकते चकते दागी हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए भी हम लोग को टीका लगाना चाहिए और उपाय करना चाहिए पशु चिकित्सक से मिलकर। बहुत अच्छी लगी ये जानकारी, हमारे किसान भाई बहन बहुत ही लाभ उठाएंगे। दूसरी जानकारियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। और आप देखिए संदेश। कहा कृष्णा, कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक? का है ढेर चर्बी चढ़ गया का? अरे कहा रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया आया, जब मन किया नहीं आए। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं, तेरा पगार से पैसा कटेगा। बल्लो, हट नहीं है पैसा, चल। कृष्णा, मास्टर जी आप? तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? काहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। सुन कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवाकर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो ठीक कहा मास्टर जी, अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। हाँ तो गौरी, तुम क्या पूछना चाह रही थी? जैविक कीटनाशक का प्रयोग कैसे किया जाए और इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या फायदा होगा, वो जानना चाहते हैं पाठक बाबा। जैविक कीटनाशक का प्रयोग हमारे किसान भाई बहन आजकल बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ उनको होता है, इसकी जानकारियाँ तो होना ही चाहिए। तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर राजन कुमार जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार वाढेर। किसान भाइयों, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। हम और हमारी पूरी टीम आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में उपस्थित है और हमारे साथ हैं डॉक्टर
राजन कुमार जी, और ये आज हमें जानकारी देंगे कि कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं, तो जैविक कीटनाशक का अगर हम प्रयोग करें अपने खेती में तो हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न ये है कि जैविक कीटनाशक क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैविक भी जो होता है कोई भी बायो प्रोडक्ट, हाँ, किसी फसल का या किसी भी इसका बायो प्रोडक्ट हो जाता है, उसमें कोई केमिकल का मिश्रण नहीं होना चाहिए। मार्केट में आप देखते हैं कि रासायनिक कीटनाशी मिलता है, जैविक कीटनाशी। जैविक कीटनाशी के कंसेप्ट हैं कि उसमें कोई केमिकल नहीं मिला रहता है, और इसको हम लोग अपने जैविक कीटनाशी में हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने घरेलू विधि से या घर के आसपास में जो उपलब्ध हैं उनके पास सामग्री, उससे भी वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि वो आजकल नीम की पत्ती, नीम की फली, खैनी का डंठल, गोमूत्र, लहसुन, प्याज से भी जैविक कीटनाशी बनाया जाता है। हम किसान भाइयों को सलाह देना चाह रहे हैं कि कौन से, जैसे नीम की फली से बनाना है या नीम की पत्ती से बनाना है, तो उनको ये बतला रहे हैं कि नीम की पत्ती से कैसे कीटनाशी बनाया जाता है। किसान भाई को ये कहेंगे कि वो एक बाल्टी में नीम की पत्ती को रख लें, भर ले और उसमें पानी डाल दें, पूरा ऊपर तक पानी आ जाए, और उसको 4-5 दिनों तक रखें, जिससे कि उसमें पत्ती में जो रस हैं वो पानी में मिल जाए। क्योंकि हम लोग को तो पानी का यूज करना है, तो 4-5 दिनों तक रखने पे वो अच्छी तरह से उसका रस पानी में घुल जाता है। वो जो कीटनाशक को कंट्रोल करने के लिए जो भी उसमें तत्व हैं वो पानी में मिल जाएंगे, इसलिए 4-5 दिनों तक रखना उचित रहता है। उसके बाद उसको छानेंगे, छान के और उसमें 1 ग्राम सोडा, हाँ, जितना लीटर आपका मटेरियल तैयार हुआ उसके अनुसार से 1 लीटर के अनुसार से 1 ग्राम सरफ या सोडा मिला करके उसमें छिड़काव करते हैं, जिससे कि फसलों में पिल्लू, भृंग, दीमक, फनगा आदि सब कीटनाशी कीट का नियंत्रण होता है। उसी तरह से फली का है, नीम की फली का बनाने के लिए 1 किलो अगर आप ये ले रहे हैं नीम की फली, तो उसको चूर्ण कर लीजिए, मीन्स पीस करके चूर्ण कर लीजिए, और उसको 20 लीटर पानी में भिगो दीजिए, और उसको 10 से 12-15 घंटे तक भिगो के रखना होगा। और उसके बाद उसको छान करके और फिर छिड़काव कीजिए छान के, और उसका वही विधि वहीं रहेगा। उसमें भी ये आपको सर्फ या सोडा का 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी से हिसाब से, ये 20 लीटर का है तो 20 ग्राम सोडा डाल दिया और उसको छिड़काव कर दिया। अब आगे हैं खैनी का डंठल। खैनी का डंठल को भी आप ये कर सकते हैं। खैनी के डंठल में आप 1 केजी का डंठल है, 1 केजी, तो उसको भी चूर्ण करके और उसको उस खैनी के डंठल में क्या है कि थोड़ा सा उसको आधा घंटा तक गर्म करना होता है, जिससे उसका रस चूसने के लिए उसमें जो कैपेसिटी है अपना पानी में भिगो करके उसको गर्म करना। हाँ, पानी में डाल करके उसको गर्म कर लेते हैं, जिससे कि वो उसका रस चूसने वाला जो या कीट को मारने वाली जो शक्ति है उसमें वो पानी में एब्जॉर्ब आ जाएगा और उस कैपेसिटी उसको कीट मारने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। हाँ, ये है कि इसको अगर 20 लीटर 1 केजी चूर्ण लिए और 20 लीटर पानी है, तो इसमें आपको 5 टाइम्स से 80 से 100 लीटर
तो उसका ये बना लीजिए मटेरियल, उसी 20 लीटर को और भी पानी मिला करके 80 से 100 लीटर बना करके उसके बाद आप प्रयोग कीजिए, जिससे कि ज़्यादा कीड़े मकोड़े मारे जा सके। अच्छा राजन जी, जैसा आपने बताया कि जैविक कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशक, तो ये दोनों में अगर हम लोग तुलना करें तो रासायनिक कीटनाशक कितना फ़ायदेमंद है या कितना हानिकारक है, और जैविक कीटनाशक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो कितना फ़ायदेमंद है, और किन किन फसलों में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं? ये आपको जानना चाहिए कि रासायनिक कीटनाशी या कीटनाशक जो भी हैं ये इफ़ेक्टिव तो हैं, प्रभावशाली हैं, लेकिन बाद के लिए आपको नुकसानदायक हैं। फसल पे जाएगा तो उसके वो स्वाभाविक है कि आदमी के लिए या पशु के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन जैविक कीटनाशी हैं ये नुकसानदायक नहीं है और प्रभाव इसका थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसमें असर करने की क्षमता थोड़ा पहले से अगर आप केयरफुली कर रहे हैं, जैसे अभी जो हम आपको छिड़काव करने के लिए जो भी दवा का या नीम की खली का या पत्ती का उपयोग करने के लिए सलाह दी है, उसका क्या है कि थोड़ा फसल पे आपको आक्रमण होने से पहले ही, किसी कीड़े मकोड़े के आक्रमण होने से पहले आपको एक सावधानी के रूप में छिड़काव करके रखना होता है। और जैविक रासायनिक कीटनाशी हैं कि हाँ रोग लगा हुआ है तो आप उसके बाद भी असर छिड़काव किए तो वो असर करेगा, काम करेगा। तो किसान भाइयों, आपको राजन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी जैविक कीटनाशक के बारे में, और इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी? बहुत अच्छी लगी पाठक बाबा ये जानकारी। हाँ, तो अब समय हो चला है अपने किसान भाई बहनों से विदा लेने का। तो आप हमें पत्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन कोड संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।